नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ पाई। प्रॉपर्टीज ऑफ पाई, ठीक है। पाई मतलब ये सिंबल है प्रोडक्ट का, ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये सिंबल ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी लिमिट होता है, ये भी दो तरह से यूज होता है, ठीक है। एक हो गया विथ लिमिट इसका यूज, और एक हो गया विदाउट लिमिट। तो इसका एक यूज हो गया विदाउट लिमिट, और इसी प्रोडक्ट का दूसरा यूज हो गया विथ लिमिट, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है कि पहले देख लेते हैं विदाउट लिमिट कैसे कैसे यूज होता है इसका। फर्स्ट प्रोडक्ट का यूज विदाउट लिमिट, ठीक है। विदाउट लिमिट क्या करते हैं, जैसे मान लो कि प्रोडक्ट ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ए टाइप का एंटिटी तीन ही है, ए बी सी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ए टाइप का एंटिटी सिर्फ तीन ही है, मान लो ए बी सी। ये ए इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है। वैसे ही अगर लिखा हुआ मिल जाए प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी, तो इसका मतलब कि ये लिखा हुआ है ए बाई बी इंटू, अब बी से शुरू करेंगे तो बी और उसका अगला वाला इंटू सी और उसका अगला वाला, ठीक है। ये लिखा हुआ है। वैसे ही अगर लिखा हुआ मिल जाए प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर बी बाई सी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर बी बाई सी इंटू, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इस बार कहानी बी से शुरू करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू उसका अगला वाला डिवाइडेड बाई उसका नेक्स्ट वाला डिवाइड बाई इंटू, ठीक है। इस बार सी से शुरू करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू उसका अगला वाला अपॉन नेक्स्ट डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर लो, ऐसे चीजों को लिखने के लिए ए बी सी को एक सर्कल में बना लो। तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी बाई सी। तो अगर ए से शुरू कर रहे हैं तो पहला वाला का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट वाला डिवाइड बाई नेक्स्ट वाला, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो सेम में भी सेकंड वाला में वही कहानी लिखा हुआ है, बी से शुरू किए तो बी स्क्वायर इंटू नेक्स्ट वाला सी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई उसका नेक्स्ट ए यहाँ पे आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर, यानी कि सी शुरू करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू नेक्स्ट वाला अपॉन उसका नेक्स्ट डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ बी लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो ये भी बी इंटू सी इंटू ए लिखा हुआ है। अगर प्रोडक्ट ऑफ सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि सी इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ बी जो होता है, और प्रोडक्ट ऑफ सी, ये तीनों क्या हो गया, एक ही चीज हो गया, ए बी सी के बराबर, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी जो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बाई बी, तो ये तो कैंसिल होकर वन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ही होगा क्या, तो हाँ बिल्कुल हमेशा होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन एफ है आर में, या फिर चलो ऐसा लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ए अपॉन फंक्शन ऑफ बी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ बी इनटू, अगला क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ सी इनटू, अगला हो जाएगा फंक्शन ऑफ सी डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ ए। ये सब कैंसिल होकर बन ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रोडक्ट ऑफ समथिंग बाई समथिंग, ठीक है, ये हमेशा बन ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ समथिंग बाई समथिंग क्या आ जाएगा, हमेशा बन ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल और अनलेस कि ऊपर वाले में न्यूमेटर में सिर्फ अल्फा का टर्म दिखे और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही बी का ही सिर्फ फंक्शन दिखे। ऊपर में सम ए का फंक्शन दिख रहा है तो नीचे में सम फंक्शन ऑफ बी दिख रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, लाइक जैसे हमने लिख लिया साइन ऑफ ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ सी इंटू साइन ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये कैंसिल क्या वही आ जाएगा, इसका मतलब कि ये बात सही है ना। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ए अपॉन फंक्शन ऑफ बी
इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गया। वैसे ही मान लो कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, लाइक प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ए स्क्वायर, सॉरी ये ए बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कह सकते हैं इसको ए बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, दिख रहा है अपने को। वैसे ही मान लो कि अगर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ के ए, ठीक है, तो पहले क्या आता के इंटू, बाद में क्या आता के बी इंटू, नेक्स्ट क्या आता के सी। इसका मतलब क्या आ गया, के क्यूब इंटू ए बी सी, यानी इसको लिख सकते हैं के क्यूब इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ के बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ के बराबर आ जाएगा के क्यूब टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब बहुत लोग गलती क्या करता है, इसमें लिख लो कि किसके बराबर नहीं होता है ये, तो ये के टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्ट के बाहर के कॉमन नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उतनी बार मल्टीप्लाई हो गया तो के क्यूब आ गया। अगर ए टाइप का एंट्री 4 होता, ठीक है, साइकिल 4 बार चलता प्रोडक्ट का, तो के रेज़ टू 4 होता। ठीक है, तो ये चीज़ बराबर नहीं होता है, ये होता है, ये याद कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लिए, मान लो प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल्स टू 1, ये लिमिट वाला देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया यूज ऑफ प्रोडक्ट साइन विथ लिमिट, तो इस बार विथ लिमिट देख लिए, विथ लिमिट। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट साइन का यूज पता करना है विथ लिमिट, तो लिमिट मान लो r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है। ठीक है, f ऑफ r ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है f1 इंटू f2 इंटू f3 इंटू, ऐसे चलते जाएगा, प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, f ऑफ n। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी 1 की प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r इंटू g ऑफ r, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r इंटू प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ r। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इसको चेक करने के लिए, ठीक है, चाहो तो कुछ एग्जांपल लेके इस वाले बात को चेक कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या किया, लाइक चलो प्रोडक्ट का साइन ले लिए क्या, r इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक। ठीक है, और ये लिखा हुआ क्या है, f ऑफ r इंटू जी ऑफ r। ठीक है, इसका प्रोडक्ट, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा f1 इंटू जी वन, फिर नेक्स्ट इंटू में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इंटू में आ जाएगा f2 इंटू जी टू, और नेक्स्ट आ जाएगा f3 इंटू जी थ्री। ठीक है, ऐसे 3 प्रोडक्ट आएगा। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है f1 इंटू f2 इंटू f3 इंटू जी1 इंटू जी2 इंटू जी3। तो शुरू का 3 अगर मिला दिया जाए और बाद का 3 मिला दिया जाए, तो शुरू के 3 को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r इंटू प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ r। तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट साइन को। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट साइन को, पाई को हम प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या सम में कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लिया कि क्या सम में ऐसा हो सकता है क्या, लाइक प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r प्लस g ऑफ r लिखा हुआ रहे, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ r प्लस प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ r, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लिया क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई। तो मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके 3। ठीक है, f ऑफ r प्लस g ऑफ r। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसको लिख सकते हैं, पहला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, f(1) प्लस g(1), ठीक है, इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, f(2) प्लस g(2), इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, f(3) प्लस g(3), ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो f(1), f(2), f(3), ठीक है, एक ये टर्म तो जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक टर्म आएगा। अगर कैसे आएगा वो, तो जब f(1), इसका भी f(1) और इसका भी f(1), तीनों का फर्स्ट टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्रोडक्ट ऑफ f(1) मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबका लास्ट टर्म प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को प्रोडक्ट ऑफ g1 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। कैसे? तो जैसे मान लो कि पहला वाला का f(1) मल्टीप्लाई हुआ, पहला वाला का f(1) लिया पहले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से f(2) लिया और तीसरे ब्रैकेट से g3 लिया, तो एक ये भी बन सकता है, f(1) इंटू f(2) इंटू g(3). वैसे ही और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है बनाने का। पहला वाला से f(1) लिया, दूसरे वाले से g2 लिया, तीसरा से g3 लिया, तो प्लस f(1) इंटू g(2) इंटू g(3), ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज आ सकता है, मतलब ये टर्म तो आएगा ही आएगा उसमें, बट उसके अलावा भी बहुत सारा टर्म आएगा, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सम में प्रोडक्ट साइन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट साइन cannot be broken, product sign cannot be broken in some form। सम फॉर्म में माइनस भी आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सम का मतलब सम ही होता है, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लो k माइनस ए लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा सोच सकते हैं ना कि k प्लस माइनस ए लिखा हुआ है, माइनस एक नया नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट साइन को जो है वो सम फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो .1 लिखा था, ठीक है, जब प्रोडक्ट में था f इंटू जी था, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइन कैन बी ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट साइन कैन बी ब्रोकन इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। जब एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो हम प्रोडक्ट साइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सम के लिए क्या था, समेशन साइन में क्या था, समेशन साइन को ब्रेक कर सकते थे सम में, सम फॉर्म में ब्रेक कर सकते थे समेशन साइन को, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमने समेशन में भी इसी तरह का प्रॉपर्टी पढ़ा था। समेशन में क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि समेशन ऑफ एफ ऑफ आर प्लस माइनस जी ऑफ आर, अगर ऐसा लिखा हो रहा है तो सम में हम समेशन साइन को अलग कर सकते हैं, यानी सम के सिंबल को सम में अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लाइक सम ऑफ एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर लिखा हो रहा है, तो हम इसको सम ऑफ एफ ऑफ आर इंटू सम ऑफ जी ऑफ आर नहीं लिख सकते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था, ठीक है, सम वाले प्रॉपर्टी में। तो इसका मतलब कि सम किस में ब्रेक होता है, सम फॉर्म में, ठीक है। और प्रोडक्ट साइन किस में ब्रेक होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में जब एक्सप्रेशन होगा तो प्रोडक्ट साइन ब्रेक हो सकता है। और सम साइन कब ब्रेक हो सकता है, जब एक्सप्रेशन सम फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, k लिखा हुआ रहे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक सम ऑफ k निकाले थे वेर r इक्वल्स टू 1 से लेके n, तो ये n k आया था, ठीक है। तो उसी तरह का प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n k लिखा हुआ है, इसका मतलब कि k इंटू के इंटू के इंटू के, एक बार r इक्वल्स टू 1 के लिए k लिखा, दूसरी बार r इक्वल्स टू 2 के लिए k लिखा, पहली बार r इक्वल्स टू 1 के लिए k लिखा, तीसरी बार r इक्वल्स टू 3 के लिए k लिखा। ऐसे करते करते k कितनी बार प्रोडक्ट में आएगा, तो k को हम k टाइम्स n टाइम्स ऐड करेंगे, सॉरी n टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये क्या, ये कितनी बार लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ k वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू k रेज टू n, ठीक है। तो क्या होता है, k रेज टू n होता है। समझ में आया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लिया, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है प्रोडक्ट में, लाइक जैसे प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n k इंटू एफ ऑफ r दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 इंटू k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 इंटू k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, k क्यूब इंटू प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ आर। प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ आर का मतलब क्या हो गया, f1 इंटू f2 इंटू f3। अगर 3 तक लेते हैं, सपोज r इक्वल टू 1 से लेके सपोज 3 तक लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, के क्यूब लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ के वेयर r इक्वल टू 1 से लेके 3, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 3 एफ ऑफ r, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कि बेसिकली किए क्या इसमें, यानी कि अगर अपने को ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n k टाइम्स ऑफ f ऑफ r, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ k वेयर r इक्वल्स टू 1 से लेके n, अलग किया इसको, इनटू अलग किया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n, यानी कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट साइन को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ k का वैल्यू कितना आ गया, k क्यूब आ गया, और के क्यू इंटू प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ आर, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जब के क्यूब नहीं, सॉरी यहाँ के की पावर एन आ जाएगा, अगर एन एल ले रहे हैं तो एन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट सॉरी के रेस टू एन आ जाएगा, तो इसको लिख लिया के रेस टू एन, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो ये तो था प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सम की प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लिया हमने सब कुछ। और नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया अरिथमेटिक लास्ट स्लाइड प्रोग्रेशन। दिखाओ ना प्लीज। नेक्स्ट लिख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में बहुत लोग एपी भी बोल देते हैं, इसी को शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं। तो एपी का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी एपी में कब होता है, तो ऐसा सीक्वेंस है ना, द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms, ब्रैकेट में लिख लिया डायरेक्शनल, is constant is called AP, is called AP। AP किसको बोलते हैं, ऐसा सीक्वेंस, जैसे हमने कुछ लिख लिया, लाइक 7 लिखा, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, अगर हम इस डायरेक्शन में डिफरेंस निकालें, 7 माइनस 9 का डिफरेंस कितना हो गया, 7 माइनस 2 आ गया, 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, 11 माइनस 13 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। डिफरेंस निकालने का डायरेक्शन एक ये भी हो सकता था, 11 में से 13 गया तो 2, 9 सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ ठीक है, 11 13 माइनस 11 आ गया 2, 11 माइनस 9 आ गया 2, 9 माइनस 7 आ गया 2, ठीक है। तो क्या हो गया, डिफरेंस क्या डायरेक्शनल है कह सकते हैं। अगर किसी एक डायरेक्शन में हम घटाना स्टार्ट किए कंसेक्यूटिव टर्म्स को, ठीक है, तो अपने को जो डिफरेंस मिला वो कांस्टेंट मिला, ठीक है। ऐसा कोई भी सीरीज जिसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मिले, ठीक है, डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक एपी सीक्वेंस है, ठीक है। यानी एपी सीक्वेंस में जो अच्छी बात है वो ये है कि जैसे मान लो कि पहला वाला टर्म T1 है सपोज, दूसरा वाला टर्म मान लो T2 है, तीसरा वाला टर्म T3 है, चौथा वाला टर्म T4 है, ठीक है। तो अगर हम Tn माइनस ऐसे करते करते लास्ट 2 टर्म लिख लिया, लास्ट 2 टर्म मान लो Tn-1 लास्ट सेकंड लास्ट टर्म,
और लास्ट टर्म टी एन, ठीक है, टी एन लास्ट टर्म हो गया, टी एन माइनस वन क्या हो गया, सेकेंड लास्ट टर्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी यानी कि टी एन माइनस वन जो होगा, है ना, वो कांस्टेंट होगा, यही डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो जो टर्म जो डिफरेंस आएगा, जो कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को डी बोल देते हैं और उसको कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। ये सब 10th क्लास में पता चल गया होगा, है ना, पढ़ते होगे पहले से ही। तो जैसे मान लो कि एपी सीरीज होता कैसा होगा, तो मान लो कि ए से शुरुआत की, फर्स्ट टर्म मान लिया ए ले लिया, ठीक है। तो सपोज हमने फर्स्ट टर्म ए ले लिया, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, उसमें कोई चीज जोड़ दो, कोई एक नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। उसी नंबर को हम ऐड करते चले गए प्रीवियस टर्म में, तो अपने को नेक्स्ट टर्म मिलते चला गया। जैसे ए प्लस डी में हमने एक और डी ऐड कर दिया, ठीक है, ए प्लस डी में एक और प्लस डी कर दिया, तो अपने को ए प्लस टू डी मिल गया, ठीक है। फिर इसमें एक और प्लस डी कर दिया, तो अपने को ए प्लस थ्री डी मिल गया। फिर इसमें एक और प्लस डी कर दिया, तो अपने को ए प्लस फोर डी मिल गया, एंड सो ऑन, चलते चला गया होगा, ठीक है। तो जो एपी का सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह का दिखता है, यानी कि ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी, और ऐसे करते 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 आगे तक जाते जाएंगे, ठीक है। तो मान लो पहले वाले को हमने क्या बोल दिया, T1 बोल दिया, ए को T1 बोला, ए प्लस डी को T2 बोला, ए प्लस टू डी को 3T बोला, ए प्लस थ्री डी को T4 बोला, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पे 2 है तो डी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है तो डी का कोफिशिएंट 2 है, उससे एक कम, यहाँ पे 4 है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, उससे एक कम है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर n होगा, ठीक है, तो a प्लस उसको क्या बोलेंगे, a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, यही बोलेंगे ना। यानी कि यहाँ पे जो होगा उससे एक कम होगा डी का कोफिशिएंट, तो n माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या समझ में आ गया कि किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है Tn, जो जनरल टर्म Tn होता है किसी भी एपी का, वो होता है a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, उसमें n का वैल्यू बदलते जाएगा, अलग अलग टर्म मिलते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसको क्या बोल दिया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, किसी भी एपी का जनरल टर्म। तो जरूरी नहीं कि टीएन ही लिखा हुआ रहे, कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकता है। कोई मान लो टीआर वेरिएबल यूज किया, तो टीआर इक्वल्स टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स ऑफ डी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक जनरल टर्म ऑफ एपी है। तो इसमें क्या खासियत है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देख लिया, तो ये लिखा हुआ है ए प्लस आर टाइम्स ऑफ डी माइनस डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर डी प्लस ए माइनस डी, ठीक है, आर डी प्लस ए माइनस डी लिख सकते हैं। तो डी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, डी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब कि ये ए टाइम्स ऑफ आर, वेरिएबल क्या है इसमें आर, क्योंकि आर बदलते जाएगा, नया नया टर्म मिलते जाएगा, तो वेरिएबल क्या है, आर है, ठीक है। तो आर वेरिएबल है, तो डी क्या कांस्टेंट है, और स्मॉल ए भी कांस्टेंट है, तो ए टाइम्स ऑफ आर प्लस ए माइनस डी को हमने बी बोल दिया, एक नया कांस्टेंट बी बोल दिया, तो ये ए आर प्लस बी टाइप का चीज है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एपी का जो जनरल टर्म टी आर होता है, किसी भी एपी का जनरल टर्म टी आर होता है, वो आर में एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। किसी भी एपी का जनरल टर्म टी आर होता है, वो आर में क्या होता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अपने को ये चीज समझ में आ गया। तो आर में लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। तो इसका मतलब कि कोई भी एपी है, कोई भी एपी होगा, वो उसका जो जनरल टर्म होगा वो सम टाइम्स ऑफ आर प्लस सम कांस्टेंट टाइप का होगा, ठीक है। और जो आर का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, जो आर का कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। इतना बात अपने को याद रखना होगा कि किसी भी एपी का जनरल टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है आर में, ये क्या हो गया, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल आर। तो वेरिएबल आर में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। वैसे कोई टीएन बोले तो टीएन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एन, वेर ए एन बी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन इन वेरिएबल एन, तो ये एन वेरिएबल में लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। और टीआर लिखता तो आर वेरिएबल में लीनियर एक्सप्रेशन हो जाता, ठीक है। आर का जो कोफिशिएंट होता है,
या n का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है उस एपी का। ठीक है, अगर इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया तो मान लो कि कभी तुमसे कोई पूछे कि कोई एपी लिख देते हैं लाइक 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने एपी लिख दिया। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका जनरल टर्म बताओ, टीआर बताओ, कि इस एपी का जनरल टर्म क्या होगा, यानी आरएथ टर्म क्या होगा, कहने का मतलब बीच में इस एपी के बीच में कहीं आरएथ टर्म आ रहा होगा और इस एपी का लास्ट टर्म टीएन आ रहा होगा। यानी कि टीएन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, टीआर क्या होता है, कोई भी जनरल टर्म होता है, बीच का जनरल टर्म आर टीआर बोल दिया। ठीक है, तो जनरली टीएन से हम कभी कभी जनरल टर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी टीएन से हम लास्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और टीआर से हमेशा क्या करते हैं, टीआर से हमेशा कोई बीच का टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वेरिएबल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं टीआर से। तो जो टीआर हो गया वो कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम मुझे पता है कि ये सम टाइम्स ऑफ आर प्लस सम कांस्टेंट टाइप का होगा। ठीक है, और जो सम टाइम्स ऑफ आर के साथ जो चीज लिखेंगे, समटाइम्स ऑफ आर के साथ जो चीज लिखेंगे वो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो अब कॉमन डिफरेंस का कितना है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, या फिर ऐसे देख लो, कॉमन डिफरेंस 7 में 2 ऐड किए तो 9 मिला, 9 में 2 ऐड किए तो 11 मिला, 11 में 2 ऐड किए तो 30 मिला। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें जो 7 है, 7 उस एपी का कौन सा टर्म है, T1 है, फर्स्ट टर्म है। 7 उस एपी का क्या फर्स्ट टर्म है, यानी कि आर के जगह पे 1 रख के 7 बनना चाहिए। तो आर के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे टीआर में तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 में कितना ऐड कर देंगे 7 बन जाए, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। समझ में आया बात, यानी कि हमने क्या किया, डायरेक्टली टीआर लिख लिया 2r + 5। इसको लिखने का एक तरीका ऐसे भी था कि तुम टीआर इक्वल्स टू a प्लस r-1 टाइम्स ऑफ d से करते तो भी लिख सकते थे। तो a क्या लिखते हैं, 7 प्लस r-1 कितना हो गया, r-1 ही रह जाएगा। ठीक है, और d कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 + 2r - 2, तो विच इज इक्वल्स टू 2r + 5। तो 2r + 5 ये तो हमने क्लास 10th के तरीके से लाया कि टीआर जो है वो 2r + 5 लिखे, है ना। अब 11th में आ गया है, तो अब 11th में आ गया तो डायरेक्टली लिखना चाहिए, सीधे ऐसे, है ना। अगर ऐसे लिखने नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब चीजें क्लिक नहीं करेगी, एग्जाम बड़ा बड़ा सवाल रहेगा तो दिखेगा नहीं कि क्या करना है। ठीक है, यानी कि अब हम किसी भी एपी का डायरेक्टली जनरेटर लिख सकते हैं, कोई भी एपी रहे। ठीक है, बिना इतना लंबा किए हुए, अपना टाइम बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, 1-2 स्टेप ज्यादा जाएगा, 1-2 सेकंड ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्टली किसी भी एपी का जनरेटर लिख पाए। तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इस बार हमने कोई नया एपी ले लिया, सपोज 23, 28 और 33 एंड सो ऑन। मान लिया ये एक एपी है। ठीक है, तो इस एपी का जनरल टर्म लिखना है अपने को, इस एपी का जनरल टर्म बताओ। तो हमने क्या किया, देखा कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स ऑफ आर तो पक्का ही होगा। अब आर के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, 23 बनना चाहिए। ठीक है, तो आर के जगह पे 1 रख के फर्स्ट टर्म बनना चाहिए, तो आर के जगह पे 1 रखेंगे तो 5 बन जाएगा। 5 में कितना ऐड कर दें कि 23 हो जाए। ठीक है, तो 5 में अपने को 18 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 18 ऐड करेंगे क्या, हाँ 18 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। तो 18 + 5 कितना होता है, 23 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा, 5r + 18, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वैसे ही मान लो कि कुछ ऐसा रहे, लाइक कोई घटता हुआ एपी ले लेते हैं। सपोज 17 है, 17 - 3 कितना हो जाएगा, 14 और 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो डी आ रहा है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अगर इसका जनरल टर्म लिखना पड़े हम अपने को, तो हम टी आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टी आर इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ आर। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है, तो -3 टाइम्स ऑफ आर प्लस, अब आर के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, 17 बनना चाहिए। तो आर की जगह पे 1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 + 20 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि -3 + r क्या हो गया, टीआर आ गया। अब इसमें तुम r की जगह पे 1 डालो तो 17 बन रहा होगा, और इसी वाले एक्सप्रेशन में अगर r की जगह पे 2 डालेंगे
तो -6 + 20 कितना हो जाएगा 14, सही है। फिर आर की जगह पे 3 डालोगे तो थर्ड टर्म बन जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर कभी भी अपने को जनरल टर्म लिखना हो तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं किसी भी एपी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। इसी में कुछ बातें और है, जैसे अब अगर मान लो तुमसे छोटा छोटा सवाल पूछा जाए कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया फॉर एपी फॉर एपी 29 27 डैश 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 आगे तक जा रही है, एक एपी है बोल दिया। ठीक है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहला नेगेटिव टर्म बताओ, ये पूछ रहा है कि इसमें पहला नेगेटिव टर्म बताओ। तो पहला नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे, तो अब देख रहे हैं कि ये घटता हुआ एपी है, 29 है, फिर 27 है, फिर दो 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 कम हो रहा है ना। तो 27 के बाद कितना होगा 25 आया होगा एंड सो ऐसे घटते गया होगा घटते गया होगा घटते गया होगा। तो बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। तो मान लो कि कहीं बीच में जीरो आ रहा होगा, या जीरो नहीं भी आ सकता उस सीरीज में, मे बी जीरो नहीं आ रहा हो। जीरो के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है, वो पक्का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो अपने को यही वाला टर्म बताना है कि ये कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, जीरो के जस्ट बाद जो टर्म आ रहा होगा वो। तो क्या जीरो सीक्वेंस में है, जीरो होता है कि सीक्वेंस में ना हो, है ना, हो सकता है कि जीरो सीक्वेंस में ना हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तब भी हम अज्यूम कर लेंगे, तब भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि जीरो इसमें है। तो देखते हैं एन का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो मान लिया जाए हमने ये सोच लिया कि इसका जो आरएथ टर्म है, इस एपी का जो आरएथ टर्म है वो मान लो जीरो है सपोज। तो आरएथ टर्म क्या लिखोगे इसका, तो आरएथ टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 2 -2, कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है, तो -2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर के जगह पे 1 रख के 29 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 लिखेंगे। तो -2r + 31 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर निकाल लिया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 31/2। ठीक है, तो इसका मतलब कि 15.5 आ गया, है ना। तो एपी में या तो पहला टर्म होता है या दूसरा टर्म होता है, या 15वां टर्म होता है या 16वां टर्म होता है। 15.5वां टर्म तो होता नहीं है ना। तो अगर 15.5वां टर्म नहीं होता है तो ये 15.5वां इसलिए आया क्योंकि ये 16th टर्म और 15th टर्म के बीच में हाइपोथेटिकली लाई कर रहा होगा, है ना। अगर मान लो आर की वैल्यू 15.5 एग्जिस्ट करता तब जीरो आ जाता, बट चूंकि आर की वैल्यू सिर्फ इंटीजर होती है, 15 होगा या 16 होगा या 17 होगा या 14 होगा, है ना, 15.5 तो हो नहीं सकता है। तो हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर 15.5वां टर्म भी एग्जिस्ट कर रहा होता तो जीरो 15.5वां टर्म होता। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने को क्या दिख गया कि अपने को ये दिख गया कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 16th टर्म होगा। फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा 16 टर्म होगा। अच्छा, इसमें 15 डाल के देख लो, तो 15 दूनी 30 -30 + 31 कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। ठीक है, 31 - 30 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव टर्म होगा, इस एपी का जो लीस्ट पॉजिटिव टर्म होगा वो 1 होगा, और जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो क्या हो जाएगा -1 दिख रहा होगा तुम्हें। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -1, दो घट रहा है तो। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्लियरली अपने को दिख गया कि 16th टर्म चाहिए। तो हम -2r + 31 में क्या डाल देंगे, -2r + 31 वाले एक्सप्रेशन में हम इसमें 16 डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा -32 + 31 इज इक्वल्स टू -1। तो -1 इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, इस एपी का क्या हो गया, इस एपी का -1 जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। नेक्स्ट इसमें देख लिया, नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए अपने को। ठीक है, कोई भी एपी है, तो एक एपी लिखा हुआ है, मान लो a + d, a + 2d, फिर अगला हो रहा होगा a + 3d, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगा उस एपी का a + n - 1 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, तो चलो मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सबके बीच में प्लस साइन ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म + थर्ड टर्म + फोर्थ टर्म, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक गए। इसका सम चाहिए,
यानी कि इसी को बोलेंगे सम टू फर्स्ट एन टर्म, इसको एस एन बोलेंगे हम लोग। तो एस एन इक्वल्स टू ये मान लिया, मतलब ये है एस एन। अपने को एस एन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एस एन का वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया कि फिर से एस एन, इस बार एस एन क्या मान लिया, उल्टा, यानी कि लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे। तो लास्ट टर्म को पहले लिख लिया, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी को पहले लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस, फिर जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको उसके बाद लिख लिया। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या रहा होगा, ए प्लस एन माइनस वन आया, एन माइनस वन से एक और कम क्या, एन माइनस टू, तो एन माइनस टू टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ऐसा ये सेकंड लास्ट टर्म आ गया होगा। फिर वैसे करते करते उल्टा उल्टा लिख रहे हैं हम, उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, तो जो लास्ट टर्म लिखेंगे वो लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, या सेकंड लास्ट टर्म जो लिखेंगे उल्टा सीरीज में, वो ए प्लस डी आ जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म विल बी ए प्लस डी आ जाएगा। और एकदम जो लास्ट टर्म आएगा पूरे सीरीज का वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। तो लास्ट टर्म विल बी ए आ गया। ऐसा कुछ दिख रहा होगा अपने को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन, 2 टाइम्स ऑफ एस एन बराबर। अब ऐड करो, ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। सब में तुम्हें सेम ही दिखेगा। जैसे दोनों का फर्स्ट टर्म को कॉन्सेक्यूटिव टर्म को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, दोनों का जो पहला पहला टर्म है, दो हमने एक उल्टा करके लिख लिया, फिर दोनों का पहला पहला टर्म ऐड किया। जब दोनों का पहला पहला टर्म ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर दोनों सीरीज का सेकंड सेकंड टर्म ऐड करो। जब दोनों सीरीज का सेकंड सेकंड टर्म ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2a प्लस क्या मिल जाएगा, a प्लस डी को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, a प्लस एन माइनस टू डी के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ लो तो क्या मिल जाएगा, a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस एक डी पहले से ही, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, एन माइनस टू डी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि डी प्लस एन डी माइनस टू डी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी आ जाएगा, यानी एन डी माइनस डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो हमने क्या देखा कि सेम ही आएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। हर एक टर्म का सम सेम आएगा, दोनों का सेकंड सेकंड टर्म का सम भी सेम ही आएगा, दोनों के थर्ड थर्ड टर्म का सम भी सेम ही आएगा, यानी कि सब इस तरह से सेम सेम आ रहा होगा, ठीक है। दोनों का सेकंड सेकंड टर्म ऐड किया, फिर दोनों का थर्ड थर्ड टर्म ऐड करेंगे तो सेम ही चीज आएगा। और ऐसे करते करते लास्ट लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो भी सेम ही चीज आएगा। फिर लास्ट लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो भी अपने को सेम ही चीज मिलने वाला है, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी ही मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये कितनी बार आता होगा, मान लो इसको एक लड्डू मान लिए, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी को एक लड्डू मान लिए, तो ये लड्डू कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा, क्योंकि n टर्म्स लिखा हुआ टोटल, ठीक है। तो ये लड्डू कितनी बार आया, n टाइम्स आया, n टाइम्स सेम चीज का ऐड किए। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ n इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एस एन का फॉर्मूला एपी का, ठीक है। एपी का सम टू फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है, हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। तो ये जो a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी है, ये क्या है, nth टर्म है, tn है कह सकते हो, या लास्ट टर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया n बाई टू, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी को क्या tn बोल सकते हैं, और tn क्या लास्ट टर्म है, तो और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जो एपी का सम होता है वो क्या होता है, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो ऐसे याद रख लिया या याद रख लिया n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ टी। और यहाँ पे n क्या हो गया, ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो हम उसको लिख लिया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि फॉर्मूला को ऐसे बना लिया, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लिया, दिस थिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये हो गया सम टू n टर्म्स ऑफ एपी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपने को एक चीज तो समझ में आ गया कि जो फॉर्मूला होता है एसएन का, एपी का जो सम टू एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो इसको लिख सकते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n, अच्छा प्लस n इंटू n-1 n इंटू n-1 टाइम्स ऑफ d/2, ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ n प्लस, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो n² माइनस n टाइम्स ऑफ d/2, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, d/2 टाइम्स ऑफ n² माइनस, या आप चलो प्लस a माइनस d/2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। ऐसा ही कुछ आया, देख रहे हो बात को। एक क्या आ गया, n के साथ क्या आ जाएगा, a आएगा, a माइनस d/2 आएगा, ठीक है, और n के साथ क्या आएगा, d/2 आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो सम टू n टर्म्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये n में क्वाड्रेटिक होता है। अगर सम टू हम फर्स्ट r टर्म लिखें, n की जगह पे r लिख लें, तो सम टू फर्स्ट rth टर्म हो जाएगा। तो सम टू फर्स्ट r टर्म ऑफ एन AP इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2, यानी हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ r² प्लस, अब a नोन चीज है, फर्स्ट टर्म तो नोन है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो a भी गिवन चीज है, d भी गिवन चीज है, तो a माइनस d/2 एक नोन चीज हो गया, कोई फिक्स नंबर हो गया, है ना। तो सम टाइम्स ऑफ r, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अपने को समझ में आ गया कि जो सम टू फर्स्ट r टर्म ऑफ एन AP होता है वो क्या होता है, वो एक क्वाड्रेटिक होता है r में जिसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है, यानी कि ये a टाइम्स ऑफ r² प्लस br स्ट्रक्चर का होता है ना। यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन r, it is a quadratic in R with constant term 0, with constant term 0। तो ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका कांस्टेंट टर्म 0 हो, ठीक है। तो हमेशा ही किसी भी AP के सम टू n टर्म्स का, यानी कि हमेशा ही क्या होगा, किसी भी AP के सम टू फर्स्ट, अब मान लो r की जगह पे n लिख देते हैं, तो Sn इक्वल्स टू क्या दिखता, ये a टाइम्स ऑफ n² प्लस bn टाइप का चीज दिखता ना। अच्छा, वेयर a क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बाय 2, उसमें n² का कोफिशिएंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है, ठीक है। तो इसी तरह का हमेशा आएगा। तो मान लो कि अगर तुम्हें डायरेक्टली कोई AP लिख दिया जाए और बोला जाए कि उसका सम टू फर्स्ट n टर्म्स बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो चलो मान लो कोई AP ले लेते हैं, सपोज एक AP ले लिया 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ये एक AP है, ठीक है। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछा SN बताओ, इस सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे डायरेक्टली, अगर हम लिखना चाहें, एक तो हम फॉर्मूला ला के लिख ही सकते हैं, है ना। अगर हम डायरेक्टली सोचें तो ये क्या है, ये सम टाइम्स ऑफ n² प्लस सम टाइम्स ऑफ n होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसमें मान लो जो n² के साथ जो आएगा, n² के साथ जो लिखेंगे, यानी n² के जो कोफिशिएंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का आधा। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का आधा आएगा, यानी कि सॉरी 2 का मतलब 2/2 आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, उसका आधा, है ना। तो n² के साथ क्या मिल गया, 1 मिल गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि ये 1 टाइम्स ऑफ n² आएगा प्लस फिर सम टाइम्स ऑफ n आएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर S1 हम लिखें और T1 लिखें तो दोनों का एक ही चीज होगा क्या, S1 क्या हो गया, सम टू फर्स्ट टर्म, S1 क्या बोलेंगे, सम टू फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज लिखा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि S2 बताओ, तो S2 बताओ क्या हो गया, T1 प्लस T2, शुरू का 2 टर्म का सम। अगर कोई पूछे S1 बताओ तो क्या लिखोगे, सिर्फ एक ही टर्म का सम, यानी कि सिर्फ T1। तो S1 और T1 बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो S1 मिलना चाहिए, यानी कि 1 इंटू 1 मिलना चाहिए प्लस, अब यहाँ सम टाइम्स ऑफ n है, n की जगह पे क्या 1 रख चुके हैं हम, n की जगह पे क्या रख रहे हैं
1 रख चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि n के जगह पे 1 रख के, यानी सम टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ n में n के जगह पे 1 रख के अपने को क्या मिलना चाहिए, पहला टर्म मिलना चाहिए, यानी कि 3 मिलना चाहिए। वो 3 कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। वो 3 कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो अब S1 डालो, यानी n की जगह पे 1 डाल लो, देखो क्या मिल रहा है। अगर हम n की जगह पे 1 डाल लेंगे तो 1 + 2 3 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि इसका सम टू फर्स्ट n टर्म क्या आना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 2n आना चाहिए, है ना। इसको चाहो तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फॉर्मूला से निकालते तो कैसे निकालते, Sn बराबर n/2 2a यानी कि 6 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d मतलब 2। यहाँ से कितना आता है, n/2 6 प्लस 2n-2। तो इसको लिखते हैं n/2 2n + 4, ऐसा लिखते हैं। 2 कॉमन लेके कैंसिल करा देते हैं, तो n टाइम्स ऑफ n + 2, यहाँ से कितना आ जाता है, n² + 2n, तो वही आया। तो हम जो डायरेक्टली लिख दिए वही चीज तो आया घूम फिर के, n² + 2n। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब कि मान लो कोई दूसरा एपी ले लेते हैं, दूसरा एपी ले लो कोई भी, लाइक 5 ले लिया, 9 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, और 5 4 9 9 4 13 एंड सो ऑन। ये एक एपी ले लिया, ठीक है। इस एपी का अगर एसएन चाहिए अपने को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि ये क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ n, इसी स्ट्रक्चर का होता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। तो 4 का आधा कितना हो गया, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर आया होगा प्लस। अब हमको n के जगह पे 1 रख के क्या 5 बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें कि n के जगह 1 रख के 5 बन जाए। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 बनेगा, ठीक है। यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 3n आएगा, ठीक है। समझ में आएगा बात। तो यानी कि डायरेक्टली हम एस एन लिख पाए, 1 सेकंड लगा लिखने में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी जो है वो गिवन है 31, 27, समझ लो क्या आएगा, ठीक है। ये एपी दिया हुआ है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका ये घटता हुआ एपी है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस -4 है, ठीक है। तो d -4 है, और a कितना है 31 है, और ठीक है। तो पहले हम इसका SN लिखते हैं कि SN कैसे निकालेंगे। तो SN बोलो चाहे SR बोलो, है ना, वेरिएबल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, SN या SR। तो अगर हम SN निकालें तो SN विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, है ना, सम टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ n, है ना। कांस्टेंट टर्म इसमें होता ही नहीं है, 0 होता है। n स्क्वायर के साथ क्या आता है, कॉमन डिफरेंस का आधा। n स्क्वायर के साथ क्या आता है, कॉमन डिफरेंस का आधा। तो कॉमन डिफरेंस का आधा कितना हो जाएगा, -2, तो -2n स्क्वायर आ रहा होगा फॉर श्योर, प्लस सम टाइम्स ऑफ n। अब n के जगह पे 1 रख के क्या बनना चाहिए, 31 बनना चाहिए, ठीक है। तो n की जगह पे 1 रख के 31 बनना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 33। तो n की जगह पे 1 रख दिया तो 33 - 2 कितना हो जाएगा, 31, सही है। तो इसका मतलब कि SN की वैल्यू अपने को निकल गई -2n स्क्वायर प्लस 33n। अब इसी में अपने को S20 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ n की जगह पे 20 लिख लो, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 33 इंटू 20, ऐसा कुछ आ जाएगा। सब में से मान लो 20 कॉमन ले लिया, सॉल्व करना है तो 20 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, तो -40 आ गया, सही है, प्लस 33 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ -40 प्लस 33 इज इक्वल्स टू -7, तो -140। तो सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब सम टू फर्स्ट 20 टर्म कितना आ जाएगा, -140 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोग को ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक
ठीक है, तो तुम लोग ऐसे लिख लो, एस एन निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग क्या कर लोगे, एस एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एन बाई टू, 2a, तो 2 इंटू 31 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, और d कितना है -4। ऐसे करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एस एन बराबर n बाई टू, 31 इंटू टू कितना हो जाएगा 62 माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू, 62 प्लस 4 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, सॉरी 66 आ जाएगा। 62 प्लस 4 66 आ जाएगा, तो 66 माइनस 4n। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू कितना लिखोगे, 66 डिवाइड बाई 2 33, तो 33n माइनस 2 से 2 कैंसल, तो 2n स्क्वायर, माइनस 2n स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एस एन वही आया जो हम निकाले थे, वो कितना आया -2n स्क्वायर प्लस 33n। थोड़ा टाइम बचा अपना, है ना, एस एन निकालने में जो इतना टाइम वेस्ट किए हम। ठीक है, अगर अपने को लॉजिक पता है, थोड़ा सा बात पता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं एस एन की वैल्यू। अब एस एन निकल गया तो सम टू फर्स्ट 20 पूछे या सम टू फर्स्ट 10 पूछे, सब निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो इसी में पूछता कि चलो बताओ सम टू फर्स्ट 5 टर्म बताओ, तो n की जगह पे 5 लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 33 इंटू 5, 1 सा आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी, और एपी दिया हुआ है 40, 37, 34 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये एपी के टर्म्स हैं। तो बोल रहा है कि बताओ इस एपी का मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एपी क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व करने लायक बात क्या है कि देखो पहला टर्म 40 है, फिर 3 घट गया 37 आ गया, फिर और 3 घट गया 34 आ गया, ऐसे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना, घटते 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 घटते। ठीक है, कहीं जीरो के जस्ट पहले कोई टर्म आया होगा। ठीक है, फिर जीरो के जस्ट बाद जो भी टर्म आएगा वो निगेटिव आया होगा, तो आगे के सारे टर्म निगेटिव होने लगेंगे। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, यानी कि मान लो कि तुम यहाँ से लेके यहाँ तक का सम किए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम किए, तो वो कोई पॉजिटिव बढ़ते जा रहा होगा क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है। 40 में 37 ऐड करोगे तो कुछ बढ़ेगा, 37 में 34 ऐड करोगे तो और बढ़ेगा, फिर 34 में कुछ और पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ तक का सब जो आएगा वो मैक्सिमम सम आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि अब इस एस मैक्स में अगर हम इस वाले को, अगला वाला टर्म को इसको ऐड कर लें, तो एक्चुअली में कुछ घट जाएगा, तो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर और ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें, नेक्स्ट वाले को जो नेगेटिव टर्म है, अगर 2 नेगेटिव टर्म को ऐड कर लें तो और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो एस मैक्स जो आया, एस मैक्स से थोड़ा सा कम होगा ये। ठीक है, इसको मान लो एस बोल दिया, उससे और कम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस डैश, और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो कि बाद का 3 नेगेटिव टर्म ऐड करेंगे तो और घट जाएगा, एस डबल डैश जो आएगा वो और थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि मैक्सिमम सम कब तक आएगा, जब तक कि टर्म्स पॉजिटिव है। जब तक कि टर्म्स पॉजिटिव है तब तक जोड़ते जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम सम मिलेगा। तो अपने को क्या बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम सम बताओ। ठीक है, कि कहाँ तक जोड़ेंगे तो मैक्सिमम सम आएगा, और मैक्सिमम पॉसिबल सम बताना है अपने को। तो हमने क्या किया, इसका पहले तो यानी कि हमने ये अजूम कर लिया, इसका जो nth टर्म है, ये वाला जो nth टर्म है, ठीक है, इसको tn बोल दिया। तो हम tn, अब अगर ये tn, ये n निकल जाए तो अपना काम चल जाए। ठीक है, अगर n निकल गया तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये अजूम कर लिया कि जो rth टर्म है वो जीरो है, हमने जीरो अजूम कर लिया। tr को हमने क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। ठीक है, tr है क्या, तो जरूरी नहीं कि आर इंटीजर या आर कुछ और भी आ सकता है। अगर जीरो इस सीरीज में नहीं होगा तो आर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, अगर जीरो इस सीरीज में होगा तो फिर आर कुछ इंटीजर आएगा। तो
जनरल टर्म कैसे निकालते हैं? जनरल टर्म जो होता है किसी भी एपी का, वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस टाइम्स ऑफ आर। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? -3, तो -3r आया होगा। फिर r के जगह पे 1 रख के क्या मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। तो हम r के जगह पे 1 रखेंगे तो 40 मिलना चाहिए अपने को, तो यहाँ पे 43 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो -3r + 43 जो आया ये 0 से इक्वेट कर दिया, यानी कि टीआर आया, तो टीआर को 0 से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा? 43/3 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14 पॉइंट समथिंग। 43 है तो 1 और 13, 3 × 12, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को ये समझ में आ गया कि ये जो टर्म आएगा, ये वाला जो टर्म आ रहा होगा, 0 के जस्ट पहला जो टर्म आ रहा होगा वो 14th टर्म आ रहा होगा। अगर मान लो 14 पॉइंट समथिंग टर्म एग्जिस्ट करता तब वो 0 आता है ना, तब वो 0 आता। ठीक है, बट वो टर्म तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब कि 15th टर्म क्या आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा। इसका मतलब कि जो 15th टर्म है वो नेगेटिव आ रहा होगा, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ गया? 15th टर्म आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब तक पॉजिटिव है तब तक का सम जोड़ लो, यानी कि शुरू की 14 टर्म का सम जोड़ लो। ठीक है, तो शुरू की 14 टर्म का सम क्या आ जाएगा? देख लिया। तो हमने सम टू एन टर्म्स या सम टू आर टर्म निकाला। ठीक है, सम टू आर टर्म निकाला, और सम टू आर टर्म क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा सम टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ आर। यही होता है हमारा सम टू आर टर्म्स। ठीक है, तो सम टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर में क्या आता है? कॉमन डिफरेंस बाई 2 आता है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है, तो यहाँ पे -3/2 आएगा। आर स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर के साथ -3/2 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, आर स्क्वायर के साथ -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर के साथ क्या कोफिशिएंट लिख ले कि हमारा जो सम टू फर्स्ट आर टर्म है वो निकल जाए। तो आर के साथ क्या आएगा वो देख लिया। तो आर के जगह पे 1 रख के 40 बनना चाहिए। ठीक है, आर के जगह पे 1 रख के 40 बनना चाहिए, तो हमने क्या किया? इसमें 40 लिख लिए, 40 लिख लिए। अब 40 में अगर हम 40 लिख लिए तो 40 तो बन गया। अब यहाँ -3/2 भी बन गया, तो -3/2 नहीं है तो +3/2। हाँ, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से सुन लो क्या कैसे लिखे। अपने को क्या चाहिए? अपने को ये पूरा चीज 40 आना चाहिए। आर के जगह पे 1 रख के ये पूरा चीज 40 बनना चाहिए। ठीक है, तो हमने 40 पहले ही मान लिया, जो आर का कोफिशिएंट है उसको 40 ले लिया, पहले ही 40 ले लिया। तो 40 आर तो आ गया, मतलब सॉरी 40 तो आ गया है ना। आर तो 1 1 है, तो आर स्क्वायर भी 1 है, ये भी R1 है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नाम की चीज है नहीं, 1 1 है। तो 40 आ गया, बट अपने को -3/2 भी तो आ गया, तो -3/2 नहीं चाहिए। तो -3/2 नहीं चाहिए तो +3/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 + 3/2 आर -3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एस आर की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा एस आर का वैल्यू। ठीक है, अब एस आर की वैल्यू ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? इसको यहीं पे लिख लिया, चलो यहाँ लिख लिया, -3/2 आर स्क्वायर। 80 40 दूनी कितना हो गया भाई? 80 और 3 83, तो 83 / 2 आर, ऐसा कुछ आ गया। तो जो हमारा अल्टीमेटली जो एस आर आया वो आ गया -3r² + 83r / 2। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? सम टू फर्स्ट 14 टर्म्स चाहिए, वही मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा। ठीक है, तो अपने को S14 चाहिए, तो क्या कर लेंगे? S14 निकालने के लिए -3 × 14 का स्क्वायर + 83 × 14 / 2। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आया होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट फॉर अ सीरीज sum of first n terms is given by n² + 4n, then prove that
series is an AP, then prove that series is an AP. आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि अब ये नहीं पता कि वो सीरीज कैसा है, वो AP है, GP है, HP है, कुछ और है ना, अपने को नहीं पता। अपने को नहीं पता कि वो सीरीज कौन सा सीरीज है, ठीक है। बट बोला है कि उसका जो सम टू फर्स्ट एन टर्म है उस सीरीज का, उस सीरीज का जो सम टू फर्स्ट एन टर्म्स है वो कुछ ऐसे गिवन है, n² + 4n टाइप से दिया जाता है, यानी n² + 4n है, ठीक है। सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताओ कि वो सीरीज एक AP है, ये प्रूफ करना है। तो हमने Sn ये लिख लिया, तो हम यहाँ से Sn - 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। Sn - 1 कितना आ जाएगा, n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ n - 1। तो जहां जहां Sn में n था वहां वहां n - 1 आ जाएगा। तो Sn - 1 निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, n² + 1 - 2n + 4n - 4, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, n² 4n - 2n कितना आ जाएगा, +2n, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। -4 + 1 कितना आ जाएगा, -3। तो जो अपना Sn - 1 आया वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा n² + 2n - 3, ठीक है। अपने को पता है कि Tn कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि किसी भी सीरीज का, सीरीज चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, जो Tn होता है वो Sn - Sn - 1 होता है, ठीक है। तो Sn अपना क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है n² + 4n, उसमें से घटा देंगे Sn - 1 को, तो -n² - 2n + 3 ऐसा कुछ आएगा। n² से n² कैंसिल हो जाएगा, तो जो Tn निकला, ठीक है, वो क्या निकला, 2n + 3, Tn ये निकला, ठीक है। और Tn जब 2n + 3 निकल गया, तो अब ये AP है, ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से Tn - 1 निकालते हैं, Tn - 1 निकालते हैं। तो Tn में जहां जहां n था वहां वहां n - 1 डाल दो, तो 2 टाइम्स ऑफ n - 1 + 3, ठीक है। तो आ जाएगा 2n - 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 2n - 1, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि अगर अपने को हम अगर हम ऐसा कुछ निकालें, अगर हम Tn - Tn - 1 निकालें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगले वाले टर्म से पिछले वाला टर्म घटा रहे हैं, यानी कि ये डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म अगर कांस्टेंट आ गया तो AP हो सकता है वो। तो हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म निकाला, तो Tn कितना दिया हुआ है, 2n + 3 दिया हुआ है, ठीक है। और Tn - 1 कितना दिया हुआ है, 2n - 1 निकला। तो घटाएंगे तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और 3 + 1 4 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है ना, ये क्या है, बेसिकली डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। तो डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब कि ये तो पक्की बात है कि जो भी सीरीज का सम था, जो भी सीरीज दिया हुआ था वो एक AP है,